हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी आने वाली एग्जाम यूपीपीसीएल जेई और एसएससी जेई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको ये सेशन कंप्लीट देखना है। ये सेशन में हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसमें होगा आपका वेन डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन, एनालॉजी होगा, ब्लड रिलेशन होगा, डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस होंगे, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस होंगे, आपके डेटा इंटरप्रिटेशन होगा, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, कंप्लीशन ऑफ फिगर और बहुत सारी वेराइटीज़ जो भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो सारी आपकी कवर की जाएगी। तो आपको ये सेशन कंप्लीट देखना है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आपको पता होगा कि एसएससी जेई में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिस पैटर्न के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वही सारे पैटर्न आज के सेशन में हमने कवर किए। तो आपको ये सेशन पूरा अच्छे से देखना होगा। एंड उसी तरह यूपीपीसीएल जेई में आपका जो रीजनिंग का पोर्शन आता है वो 20 मार्क्स के लिए आता है। एंड उसमें भी जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके इस सेशन में आपको देखने मिलेंगे। तो आपको ये सेशन अच्छे से देखना होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द मिसिंग नंबर। हमारी सीरीज़ है 2, 5, 10, 17, 26 एंड देन है क्वेश्चन मार्क। ठीक है। सो 2 से 5 का अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो हमारा आएगा +3, देन 5 to 10 +5, 10 to 17 +7, 17 to 26 +9। तो सिंपली ये क्या हो रहा है कि ऑड नंबर जो है उसका डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है हमारा 11, तो हो जाएगा +11, तो हमारा आंसर हो जाएगा 37। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 37। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर द सर्कल स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंट। ठीक है, ये जो सर्कल है ये इंटेलिजेंट के लिए डिनोट करता है। स्क्वायर जो है फॉर हार्डवर्किंग, स्क्वायर हार्डवर्किंग के लिए। ट्रायंगल फॉर पोस्ट ग्रेजुएट, ट्रायंगल फॉर पोस्ट ग्रेजुएट। द रेक्टेंगल फॉर लॉयल एम्प्लॉय, रेक्टेंगल फॉर loyal employee. Study the figure and indicate the number which represent postgraduate employee, मतलब कि ट्रायंगल को देखना होगा, who are hardworking। तो हार्डवर्किंग किसे डिनोट करता है? स्क्वायर को। तो ट्रायंगल का स्क्वायर में होना चाहिए एंड इंटेलिजेंट बट नॉट लॉयल, मतलब कि ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट जो कि हार्डवर्किंग भी है, इंटेलिजेंट भी है लेकिन लॉयल नहीं है, मतलब कि रेक्टेंगल का पार्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, वो इंटेलिजेंट भी होने चाहिए, वो हार्डवर्किंग भी होने चाहिए, कौन? पोस्ट ग्रेजुएट्स, लेकिन वो लॉयल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 11। ठीक है, क्यों? क्योंकि 11 एक ऐसा नंबर है जो पोस्ट ग्रेजुएट में भी आता है, जो कि हार्डवर्किंग भी है, इंटेलिजेंट भी है एंड वो लॉयल नहीं है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 11। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने आपको डिनोट करके दिखाया है कि हमें ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट्स चाहिए थे जो कि हार्डवर्किंग होने चाहिए, मतलब उसका पार्ट स्क्वायर में भी आना चाहिए, वो इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, मतलब कि वो सर्कल में भी आना चाहिए, लेकिन वो रेक्टेंगल में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लॉयल नहीं है। और यहाँ पे इकलौता 11 नंबर ही ऐसा है कि ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट है वो नंबर 11 जो कि हार्डवर्किंग भी है, इंटेलिजेंट भी है, लेकिन लॉयल नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए इज द मदर ऑफ डी। हम जैसे जैसे कंडीशंस को रीड करेंगे उसी तरह हम हमारी फिगर भी बनाएंगे। ए इज द मदर ऑफ बी, डी, बी इज नॉट द सन ऑफ सी, C इज़ द फादर ऑफ D। C अगर फादर हुआ तो A उसकी वाइफ हो जाएगी। D इज़ द सिस्टर ऑफ B, D ये सिस्टर है B की। देन हाउ A रिलेट टू B। अब यहाँ पे क्या बोलता है? B इज़ नॉट द सन ऑफ C। B जो है वो सन नहीं है, मतलब कि क्या हो जाएगी फिर? वो डॉटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि D जो है उसकी सिस्टर है, दैट मीन्स, और B बोला है कि B सन नहीं है, तो B क्या हो जाएगा फिर? B डॉटर हो जाएगी। ठीक है, B इज़ नॉट द सन ऑफ C, तो B डॉटर बन जाएगी। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ A इज़ रिलेटेड टू B, A इज़ द मदर ऑफ B। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, मदर।
आई होप आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द गिवन सेट ऑफ एलिमेंट्स कीबोर्ड, फंक्शन कीज, letter keys, which figure given below will best represent the relationship among these three elements? हमें रिलेशन बताना है बिटवीन कीबोर्ड, फंक्शन की एंड लेटर की। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। कैसे? क्योंकि कीबोर्ड जो होता है ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट कीबोर्ड, और कीबोर्ड के अंदर हमारी होती है फंक्शन की जो कि होती है फ्रॉम F1 टू F12 एंड लेटर की होती है 26A to Z। ठीक है, तो ये हमारे कीबोर्ड के अंदर में आते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। कीबोर्ड के अंदर में 2 सर्कल्स आएंगे, जो कि एक होगा फंक्शन की को रिप्रेजेंट करेगा एंड सेकेंड रिप्रेजेंट करेगा लेटर की को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, stomach related to food in the same way engine related to what? ठीक है, स्टमक में हम क्या खाते हैं? फूड खाते हैं। स्टमक में क्या जाता है? हमारे फूड जाता है। ठीक है, उसी तरह इंजन में क्या जाता है? फ्यूल जाता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द आंसर फिगर find out the figure which is exact mirror image of the question figure when the mirror is placed on the line MN। ठीक है, हमें ये गिवन फिगर की मिरर इमेज पता करनी है। ठीक है, तो हम मिरर इमेज कैसे पता करेंगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको SSC JEE में देखने मिलता है और UPPCL JEE में भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम ये इमेज को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो हम सबसे पहले सर्कल को देखेंगे। हमारा जो सर्कल है वो है लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो हमारी मिरर इमेज में वो होना चाहिए राइट में। ठीक है, जब भी हमें गिवन फिगर जो हमें दी है उसको हमें ऑब्जर्व करना है। जो भी चीज़ वहाँ पे लेफ्ट में है वो मिरर इमेज में कहाँ पर होगी? राइट में होगी। ठीक है, हमें बस यही करना है। तो हमारा सर्कल जो है वो लेफ्ट में है, और हमारी फिगर में अभी हमें फाइंड आउट करना है कि वो कहाँ पे कौन सी फिगर में वो राइट में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो वो पहली फिगर, तीसरी फिगर और चौथी फिगर, ये 3 फिगर्स में वो राइट हैंड साइड में नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें नेक्स्ट जो ऑब्जर्व करना है वो है उसी के बाजू का ट्रायंगल। ठीक है, वो ट्रायंगल भी लेफ्ट साइड में आपका शो कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो अभी फिगर आएगा उसमें वो राइट साइड में फेस करना चाहिए, और वो ऑप्शन 3 में ही राइट साइड में फेस कर रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि सर्कल जो है वो लेफ्ट में है, तो हमें उसे राइट में देखना होगा, जो कि हमारे 3 फिगर्स में गिवन था, ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4। देन नेक्स्ट मैंने आपको बोला कि ये जो एक बीच की लाइन है, इसमें का ये जो ट्रायंगल है नीचे वाला, ये लेफ्ट को फेस कर रहा है, तो हमें हमारी आंसर वाली फिगर में वो राइट में होना चाहिए। ठीक है, तो वो कौन सी फिगर में नज़र आ रहा है राइट में? ऑप्शन 3 में वो राइट में नज़र आ रहा है। और क्यों? ऑप्शन 1 में वो लेफ्ट में ही है, मतलब वो फिगर रॉन्ग हो गई, एंड ऑप्शन 4 में भी वो लेफ्ट में है, तो वो फिगर रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि वो सेम ही बता रहा है। मिरर इमेज में क्या होता है कि जो भी लेफ्ट में होता है वो सारा अपोजिट हो जाता है, मतलब कि वो राइट में हो जाता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करना है, और उन छोटे छोटे एलिमेंट्स को देखना है कि फिगर में जो चेंजेस है वो सही तरीके से हो रहे या नहीं हो रहे, लेफ्ट का राइट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, और आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन में ऑप्शंस को एलिमिनेट करके ही आंसर को फाइंड आउट करना है, तभी आपका आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, 987 related to IHG, 654 related to what? ठीक है, अब अगर आपको सारे लेटर्स की कोडिंग याद होंगी, मतलब कि उनकी पोजीशंस याद होगी, तो आपको इजीली पता चल सकता है इसका आंसर। 9 जो रिलेट करता है वो आई को, आई का जो कोड है वो 9 है, एच का जो कोड है वो 8 है, एंड जी का जो कोड है वो 7 है। तो उसी तरह फिर 654 हमें फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, 6 जो है वो एफ का कोड होता है, 5 जो है वो ई का कोड होता है, एंड 4 जो है वो डी का कोड होता है। तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा FED, फेड, जो कि है ऑप्शन बी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट लाइम, सीमेंट एंड ब्रिक? इनमें से कौन सी फिगर जो है जो कि सही रिलेशन बताती है बिटवीन लाइम, सीमेंट एंड ब्रिक? तो सीमेंट मतलब कि आपको पता होगा, ब्रिक मतलब कि भी आपको पता होगा, और लाइम मतलब कि भी आपको पता होगा। ये तीनों जो भी है, ये तीनों भी डिफरेंट एलिमेंट्स है,
ठीक है, ये तीनों भी एक दूसरे से बहुत अलग है, इसलिए इनकी जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों भी जो एलिमेंट्स है ये एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इफ A stands for plus, B stands for minus, C stands for into, what is the value of 10C? C मतलब कि क्या होता है into 10 into 10C4 मतलब 10 into 4 हो जाएगा, ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा। देन A बोला, A मतलब कि क्या होता है प्लस होता है। देन बोला है 4 C4, C मतलब कि क्या होता है into 4 ब्रैकेट कंप्लीट अगेन। B मतलब क्या होता है -6। ये हमारा इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बॉडीमास हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो 10 4 हो जाएगा 40 प्लस 4 4 हो जाएगा हमारा 16 -6। 40 प्लस 16 कितना हो जाएगा 56 -6, तो आंसर हो जाएगा हमारा 50। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 50। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, लेटर्स को यहाँ पे साइन से डिनोट कर दिया गया था, वो हमें हमारे इक्वेशन में पुट करना है और हमें हमारा आंसर को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 रिलेटेड टू कोडिंग एंड डिकोडिंग। मास्टर का जो कोडिंग बताया हुआ है वो है OCUVGT। सो व्हाट इज द कोड ऑफ लेबर? तो हम अगर मास्टर का जो अगर कोड अगर हम एनालाइज करते हैं, इसे ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें नज़र आ रहा है कि M के बाद जो O आ रहा है मतलब कि +2 हो रहा है, A के बाद जो C आ रहा है अगेन +2 हो रहा है, S के बाद जो U आ रहा है अगेन +2 हो रहा है, मतलब कि सारे लेटर्स में क्या हो रहा है यहाँ पे +2 हो रहा है। तो हम लेबर का भी +2 करेंगे। L का अगर +2 करते हैं तो N आएगा, A का +2 करते हैं तो C आएगा, P में +2 करते हैं तो D आएगा, O में +2 करते हैं तो Q आएगा। हमें सारा फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, पहले 4 लेटर्स जिस भी ऑप्शन में नज़र आ रहा है वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन A NCDQWT। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड आउट द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। ये जो फिगर हमें नज़र आ रही है इसका हमें मिरर इमेज को फाइंड आउट करना है। अगेन हम जो भी हमें क्या करना है, जो भी हमारा लेफ्ट साइड नज़र आ रहा है वो हमें कहाँ नज़र आना चाहिए, हमारे राइट हैंड साइड में नज़र आना चाहिए। सबसे पहले अगर हम ऑप्शंस को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा जो ऑप्शन 1 है वो वैसे ही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो ट्रायंगल है यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिया है ऑप्शन 1 में। ठीक है, हमारा ट्रायंगल जो वो कैसा है अपवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ पे उसे उल्टा कर दिया गया है, तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। एंड उसी के साथ हमारा ऑप्शन 3 भी गलत हो जाएगा। तो हमें अब हमारा जो आंसर होगा बिटवीन ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4। ठीक है, तो हम अब इन दोनों में से आंसर को निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर अब हम ऑप्शन 4 देखते हैं तो हमारा जो ट्रायंगल था वो एक लेफ्ट हैंड साइड में था, तो हमारा जो फिगर आएगा उसमें वो राइट में होना चाहिए। एंड ऑप्शन 4 में वो लेफ्ट में ही नज़र आ रहा है, तो वो भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको जब भी फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं तो पहले आपको 4 ऑप्शंस में से जितनी ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर सकते हो उतनी आपको एलिमिनेट करना है। एंड आफ्टर दैट आपको ऑब्जर्व करके क्वेश्चन का सही आंसर मानना है, तो आप बहुत इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 12, फिश रिलेटेड टू बर्ड इन द सेम वे। हमें इनमें से जो नीचे जो पेयर्स दिए उसमें से हमें एक सही पेयर को फाइंड आउट करना है कि जैसे कि फिश का रिलेशन बर्ड के साथ बताया, उसी तरह इनमें से किसका रिलेशन जो है वो फिश और बर्ड की तरह हो सकता है। ठीक है, तो फिश कहाँ पर होती है, हमारी वाटर में होती है। ठीक है, फिश कहाँ पे होती है, वाटर में होती है। एंड बर्ड्स कहाँ पे होते हैं, हमारे बर्ड्स होते हैं हमारे आसमान में। ठीक है, वो कहाँ पे फ्लाई करते हैं, आसमान में फ्लाई करते हैं। उसी तरह सबमरीन जो होती है वो हमारी कहाँ होती है, पानी के अंदर में होती है। एंड एरोप्लेन कहाँ पे फ्लाई होता है, हमारा आसमान में फ्लाई होता है। तो हमारा जो ये फिश और बर्ड का रिलेशन जो है उसी तरह हमारा ऑप्शन ए का जो रिलेशन है वो बन रहा है, इसलिए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबमरीन रिलेट टू एरोप्लेन। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13,
सम बैट आर क्रो एंड सम क्रो आर ईगल। ठीक है, ये हमारा है स्टेटमेंट। अब हमें कंक्लूजन 1 है हमारा, सम बैट आर ईगल, कुछ बैट जो है वो ईगल है। ठीक है, ऐसा बोला गया है। अब हम ये डेफिनेटली बता नहीं सकते कि कुछ बैट ये ईगल है या नहीं है, ये थोड़ा सा डाउटफुल हो गया हमारे लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा नो ईगल इज अ बैट। नो ईगल इज अ बैट, ये भी हम नहीं बता सकते, ये भी क्या हुआ हमारा डाउटफुल हो गया। और हमारी इधर और की पेयर क्या होती है, नो सम, सम नॉट सम, एंड थर्ड पेयर होती है सम नॉट ऑल। ठीक है, जब भी दो स्टेटमेंट हमारे डाउटफुल होते हैं और हमारी इधर और की पेयर्स अगर होती है, मतलब कि नो सम की हमारी पेयर है, उसके साथ हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों भी सेम है। मतलब कि हमारा सब्जेक्ट अगर पहले स्टेटमेंट में बैट है और ईगल है, और यहाँ पे भी ईगल है और बैट है। ठीक है, जब भी इधर और की पेयर रहेंगी और हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी सेम होगा, तब हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ईदर और। आई होप आपको समझ आया होगा। जब भी हमारे कंक्लूजन डाउटफुल होते हैं और हमारी इधर और की पेयर होती है एंड उसी के साथ हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी सेम होता है दोनों कंक्लूजन्स पे, तब हमारा आंसर हो जाता है ईदर और। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ बैट्स ये ईगल हो सकता है, हम ये क्लियरली नहीं बता सकते कि येस और नो, क्लियरली नहीं बता सकते। उसी तरह हम बैट और ईगल भी नहीं बता सकते। ठीक है, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ईदर और। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ऑप्शन ए है हाइलाइटर, ऑप्शन बी है पेन, ऑप्शन सी है पेपर एंड ऑप्शन डी है मार्कर। ठीक है, पेपर जो है ये हमारा यहाँ से निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, बिकॉज बाकी जो है हमारे हाइलाइटर, पेन एंड मार्कर, ये सारे क्या है, हमारे पेन्स है एक प्रकार के। ठीक है, जिसे हम पेपर के ऊपर लिखते हैं, बट पेपर क्या है, इनसे सबसे डिफरेंट है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रभु ट्रैवल फ्रॉम द हाउस। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू डायरेक्शन है, तो इसे जैसे जैसे हम रीड करेंगे उसी तरह हम इसकी फिगर बनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्रभु ट्रैवल फ्रॉम द हाउस अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर टू हिज फ्रेंड्स हाउस। अब वो 20 किलोमीटर चला अपने फ्रेंड के हाउस के लिए। ठीक है, आफ्टर सम टाइम ही लेफ्ट हिज फ्रेंड हाउस एंड टुक टूवर्ड्स राइट एंड ट्रैवल 15 किलोमीटर टू रीच अ पार्क। अब उसने 20 किलोमीटर वो अपने दोस्त के यहाँ पे गया। ठीक है, उसके बाद वो अपने फ्रेंड के यहाँ से निकल गया और उसने राइट टर्न लिया और वो 15 किलोमीटर चला। ठीक है, टू रीच पार्क, उसे जाना था पार्क के लिए। ठीक है, आफ्टर दैट, after resting for a while, he again started and turned to right and traveled 18 kilometer to reach a petrol pump. ठीक है, अब वहाँ से वो फिर से उसने राइट टर्न लिया, तो हमारा राइट टर्न इस साइड आएगा और वो चला 18 किलोमीटर। ठीक है, और वहाँ पे 18 किलोमीटर जाने के बाद वो पहुँच गया वहाँ पे भी पेट्रोल पंप पे। ठीक है, फ्रॉम देयर ही अगेन टर्न राइट एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। उसके बाद उसने फिर से राइट टर्न लिया, मतलब कंटिन्यूसली उसने राइट टर्न लिया है। तो फिर से अगर राइट टर्न लिया तो हमारा ये ऊपर जाएगा राइट, ये हो जाएगा 15 किलोमीटर, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ई। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है, हाउ मेनी किलोमीटर मोर ही हैज़ टू ट्रैवल टू रीच होम। उसे और कितना किलोमीटर ट्रैवल करना होगा कि वो अपने घर पहुंच जाए। तो उसे कितना करना होगा, ये हमारा 20 था, यहाँ पे 18 तक हमने लेकर आए, तो यहाँ पे कितना बचता है हमारा, ये 2 बचता है। तो उसे और 2 किलोमीटर जाना होगा ताकि वो अपने घर को पहुंच जाए। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 किलोमीटर्स। आई होप आपको समझ आया होगा। डायरेक्शन का क्वेश्चन और ब्लड डायरेक्शन का क्वेश्चन को कभी भी कंप्लीटली रीड नहीं करना है, क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और उसका फिगर बनाते हुए जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, EGIK रिलेटेड टू FILO, सो FHJL रिलेटेड टू व्हाट। अगर हम देखते हैं E और E के बाद जो F आता है तो वो +1 हो रहा है, देन G के बाद जो I आता है वो +2 हो रहा है, HI, देन I का जो आपका L हो रहा है वो +3 हो रहा है, एंड K का जो O हो रहा है वो +4 हो रहा है। मतलब कि क्या हो रहा है, +1 +2 +3 +4। उसी तरह हम FG
FHJL का कोड निकालेंगे। F से अगर हम +1 करते हैं तो हमारा कोड हो जाएगा G, H से हम +2 करते हैं तो आएगा J, J से अगर +3 करते हैं तो आएगा M, K, L, M एंड L से अगर हम +4 करते हैं तो आंसर आएगा P, L, M, N, O, P। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा GJMP, जो कि है हमारा ऑप्शन D। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। स्टडी द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर विच बिलोंग्स टू द रोम्बस बट नॉट द रेक्टेंगल। ठीक है, रोम्बस कौन सा है यहाँ पे, आपको सबसे पहले ये देखना है। हमें क्या पूछा है, हमें सम फाइंड आउट करनी है। किसकी करनी है, जो कि रोम्बस को बिलोंग करता है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है। अब ये है हमारा रेक्टेंगल, ठीक है, और ये है हमारा रोम्बस। ठीक है, रोम्बस होना चाहिए लेकिन रेक्टेंगल में नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये 8 और 3 वाला पार्ट ये टोटली कट हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारा रोम्बस। ठीक है, ये हमारा रोम्बस है, हमें उसमें रेक्टेंगल का थोड़ा भी पार्ट नहीं होना। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर विच बिलोंग्स टू रोम्बस बट नॉट द रेक्टेंगल। तो हमें रेक्टेंगल का पार्ट नहीं होना, मतलब कि हमारा हो जाएगा 4 + 9 + 2, लेकिन वो रोम्बस होना चाहिए, तो ये ऊपर का 5 उसमें नहीं आएगा। ठीक है, जो आएगा उसमें 4, 9 और 2 आएगा। तो इन सब की अगर हम एडिशन करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 15। 9 + 4 13, 13 + 2 15। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमें क्या चाहिए था, रोम्बस की एडिशन चाहिए थी जिसमें रेक्टेंगल का पोर्शन नहीं आना चाहिए। तो हमने रेक्टेंगल का पोर्शन को एलिमिनेट कर दिया, और तो हमारा आता है 4, 9 एंड 2, इनका हमने कर दिया एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न। अब ये फिगर हमें दी है, इसका हमारा एक पोर्शन जो है वो मिसिंग है। वो पोर्शन हमें यहाँ पे क्या करना है, प्लेस करना है, ताकि हमारा ये जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब आपको ऑब्जर्व करना है गिवन फिगर को। अगर आप देख रहे हो तो ये डायगोनली आपको देखना होगा। डायगोनली इस साइड जब हम देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि सर्कल जो है वो एकदम कॉर्नर्स में प्लेस्ड है। ठीक है, और इस साइड अगर हम डायगोनली अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा सर्कल जो है वो सेंटर में, तो हमारा जो हमें सर्कल लगेगा, मतलब इस वाले पोर्शन में, वो भी सेंटर में लगेगा। ठीक है, ऐसे कौन से ऑप्शंस में गिवन है, ऑप्शन 2 में गिवन है एंड ऑप्शन 4 में गिवन है। करेक्ट, सेंटर में लगेगा, ये समझ आया। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 समझ आया। अब अगर एक और बात आप ऑप्शन में देखते हो तो बीच में एक प्लस का साइन है। ठीक है, ये 2 और 4 में अगर आप देखते हो तो एक में टिल्टेड साइन है, ऑप्शन 4 में हमें जो टिल्टेड है वो नहीं चाहिए, हमें कैसा चाहिए, पूरा वर्टिकल चाहिए, क्योंकि हर फिगर में हमारा जो प्लस का साइन है वो वर्टिकली प्लेस्ड है। ठीक है, तो वो वर्टिकली जो है वो हमारा ऑप्शन 2 में गिवन है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। ऑप्शन 4 इसलिए नहीं होगा बिकॉज वहाँ पे जो प्लस का साइन है वो थोड़ा टिल्टेड है। ठीक है, हमने क्या किया, सर्कल्स को ऑब्जर्व किया। पहले हमने इस साइड का डायगोनली चेक किया तो हमारे सर्कल्स जो थे वो कॉर्नर्स में थे, बट जब हम इस साइड चेक करते हैं तो हमारे जो सर्कल्स थे वो सेंटर में होने चाहिए थे, जो कि हमारा ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 में है। एंड देन हमने देखा हमारा प्लस का साइन, जो कि हमें चाहिए था वर्टिकल, और वर्टिकल जो है वो ऑप्शन 2 में है, और ऑप्शन 4 में कैसा है, टिल्टेड है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। इनमें से हमें ऑड वर्ड को फाइंड आउट करना है। ठीक है, वोल्फ, कैट, डॉग एंड ऑप्शन डी जो है वो है फॉक्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कैट। कैसे, क्योंकि वोल्फ, डॉग और फॉक्स जो है वो एक डॉग फैमिली को बिलोंग करते हैं, लेकिन कैट जो होती है वो लेपर्ड फैमिली को बिलोंग करती है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि वोल्फ, डॉग और फॉक्स जो होता है ना वो एक डॉग की फैमिली में आता है, लेकिन कैट जो आती है वो लेपर्ड फैमिली में आती है, इसलिए यहाँ पे वो ऑड वन हो जाएगी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैट। Question number 20. A piece of paper is folded and cut as shown below. Question figures from the given answer figures indicate how it will appear when open. तो ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू पेपर फोल्डिंग है।
ठीक है। अगर पेपर को हमने फोल्ड किया, जिस डायरेक्शन में इन्होंने बोला है उसी तरह अगर हमने फोल्ड किया और उसे अगर हम ओपन करते हैं तो हमारी जो एक पोर्शन में जो फिगर नज़र आ रही है ये ओपन होने के बाद कैसी नज़र आएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? अब हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं। हमारा जो फिगर में जो हमें दिया है वो 3 सर्कल्स दिए हुए हैं इस तरह डायगोनली, और उसके सामने एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। बट अगर हम ऑप्शन 1 में देखते हैं तो वो तीनों भी जो, अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं 4 पोर्शन में, तो ये जो है ये टोटली डिफरेंट है हमारे गिवन फिगर से, तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। देन ऑप्शन 4 भी हमारा एलिमिनेट होगा क्योंकि हम इसे 4 पार्ट्स में उसे डिवाइड करेंगे सबसे पहले, ठीक है। जैसे हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं वहाँ पे 2 ही सर्कल्स आते हैं, वो भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर हम अगर ऑप्शन 3 को अगर हम 4 पोर्शन में कट करते हैं तो वो जो हो जाएगा वो अगेन हमारा जो है वो उसमें कहीं पे भी जो है सेम पोर्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि उसमें अनइवन सर्कल्स दिए हुए हैं और वो जो पैटर्न है वो टोटली डिफरेंट है हमारे गिवन फिगर से। लेकिन अगर हम ऑप्शन 2 को अगर 4 पार्ट्स में अगर हम उससे डिवाइड करते हैं तो हमारा जो वन ऑफ द पोर्शन जो गिवन है वो पोर्शन हमें एज इट इज़ नज़र आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। जब भी आपको पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक पार्ट दिया हुआ होता है और आपको रिमेनिंग 3 पार्ट जो है वो कैसे दिखेंगे या फिर वो फिगर ओपन होने के बाद कैसी नज़र आएगी, जब आप इस तरह कट करोगे तो आपकी फ़िगर किस तरह बनेगी ये पूछा जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो भी ऑप्शंस होंगे उसमें आपकी फ़िगर को आपको डिवाइड करना है और आपको देखना है कि आपको जो गिवन पोर्शन है उसी तरह का सेम पोर्शन कौन से फिगर में गिवन है, ठीक है। और आपको उसी को अच्छे से ऑब्जर्व करके पता करना होगा कि आपके रिमेनिंग 3 कैसे होंगे। तो आपका जो गिवन है वो सेम एज इट इज़ ऑप्शन 2 में आपको नज़र आ रहा है, एंड फिर जो होगा देखो आपका बाकी के जो 3 पोर्शन है वो उसी तरह, यहाँ पे लेफ़्ट है तो इस साइड राइट में आया आपका सर्कल, डाउनवर्ड जो है सर्कल ये वाला और ये वाला, एंड उसी तरह नीचे में जिस तरह ऊपर में है उसी तरह वो नीचे में भी प्रेजेंट है। तो आपकी ये जो एक कंप्लीट फिगर प्रॉपर तरीके से आपका जो पैटर्न है वो बना रही है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। हमने 4 ऑप्शंस देखे, 4 ऑप्शंस में हमारे जो 3 ऑप्शंस थे वो टोटली डिफरेंट थे हमारे गिवन फिगर से, ठीक है, इसलिए, और हमारा जो ऑप्शन 2 था वो हमारे फिगर के साथ मैच कर रहा था, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अ मैन वॉक 4 किलोमीटर टू द ईस्ट, ठीक है। मैन जो है वो 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, ठीक है, एंड टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर, देन उन्होंने लेफ्ट टर्न लिया और 4 किलोमीटर चला, एंड टर्न लेफ्ट एंड वॉक अगेन 4 किलोमीटर, फिर से लेफ्ट टर्न लिया और फिर से 4 किलोमीटर चला, ठीक है। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, अब वो कौन से डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तो वो कौन से डायरेक्शन को फेस कर रहा है, वो वेस्ट को फेस कर रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंज ऑफ साइंस वुड मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट, ठीक है। ये इक्वेशन हमें गिवन है, इस इक्वेशन में हमें कुछ नहीं करना है, हमें साइंस को इंटरचेंज करना है ताकि हमें जो हमारा आंसर है वो 14 मिल जाए, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन जो है वो है 24 + 6 × 3 डिवाइडेड बाई 3 -1 = 14। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें बाय ऑप्शन सॉल्व करना है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा प्लस एंड इनटू, तो प्लस की जगह पे इनटू कर दिया, प्लस की जगह और इनटू की जगह पे प्लस कर दिया, ठीक है। अगर 24 × 6 करती हूँ तो आपका आंसर उसी में बहुत बड़ा आ जाएगा, तो हमें उसे सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं, 24 × 6 करेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें कुछ ऐड करेंगे तो -3 और -1 ही करना है ना, तो हमें 14 तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, एक बड़ा सा नंबर मिलेगा, तो हमारा ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाता है। देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑप्शन बी, इनटू एंड माइनस, मतलब हमें अभी क्या करना है, इनटू की जगह पे माइनस करना है और माइनस की जगह पे इनटू करना है, ठीक है। तो ये 2 जगह, तो अगर हमने इनटू की जगह माइनस प्लेस किया तो सबसे पहले 24 + 6 -3 डिवाइडेड बाई 3 × 1, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे, 3 डिवाइडेड बाई 3 क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। 24 + 6 कितना हो जाएगा 30 -1 29 होगा, एंड 29 - 1 हो जाएगा 28। हमें मिला हमारा आंसर, नहीं मिला। देन हम जाएंगे ऑप्शन 3 की ओर, ठीक है। हमारा इक्वेशन क्या है 24 + 6 × 3
डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिवाइड की जगह पे प्लस को प्लेस करना है एंड प्लस की जगह पे डिवाइड को प्लेस करना है। तो हमारा इक्वेशन क्या बचेगा, 24 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3, डिवाइड की जगह पे प्लस करेंगे प्लस 3 माइनस 1। ठीक है, 24 को अगर 6 से डिवाइड करते तो 4 आएगा, 4 इंटू 3 प्लस 3 माइनस 1। 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 3 माइनस 1। 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 15 माइनस 1। आंसर आ जाएगा 14। आया हमारा आंसर 14? यस, करेक्ट। तो हमारा जो इंटरचेंज वाला पोर्शन जो था ऑप्शन सी वो करेक्ट था, मतलब कि हमें डिवाइड के जगह पे प्लस करना था एंड प्लस की जगह पे डिवाइड करना था। ये था हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कुछ नहीं करना है, बाय ऑप्शन सॉल्व करना है, बहुत फटाक से आंसर आ जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। आपको इनमें से ऑड वर्ड को फाइंड आउट करना है। ठीक है, मीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर एंड एममीटर। ठीक है, एक्सेप्ट एममीटर ऑल अदर आर यूनिट्स ऑफ लेंथ। ठीक है, एममीटर इज द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि एममीटर से हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, लेकिन बाकी जो भी आपके यूनिट्स आपको गिवन है, मीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, इससे हम लेंथ को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और हमारा ये जो एममीटर है इससे हम इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड आउट करते हैं, इसलिए ये हमारा हो जाएगा ऑड वन आउट। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, रोहन इज 6 years एल्डर टू कोमल। ठीक है, जब भी आपको एजेस का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको प्रेजेंटेज बनानी है। इसके पहले की एज अगर दी हुई है तो ये इस साइड आएगा, मतलब ये अगो वाला पोर्शन होता है, और ये होता है आपका आफ्टर वाला पोर्शन। ठीक है, ठीक है, आफ्टर प्रेजेंटेज एंड बिफोर प्रेजेंटेज। ठीक है, ये होता है बिफोर एंड ये होता है आफ्टर। ठीक है, इस तरह का आपको बना लेना है। तो आपको सबसे पहले क्या पूछा है, रोहन इज 6 years एल्डर टू कोमल, मतलब ये प्रेजेंट की बात की जाती है। रोहन जो है वो कोमल से 6 साल बड़ा है। ठीक है, r माइनस के इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला है, 4 years अगो, 4 साल पहले। तो देखो ये हो जाएगा 4 साल पहले। ही वॉज 4 times एज ओल्ड एज कोमल, मतलब कि रोहन जो है वो 4 times है कोमल के। तो हमारा r अपॉन k का जो रेशियो बन जाएगा वो बन जाएगा 4/1। ठीक है, हाउ ओल्ड इज रोहन नाउ, अब रोहन कितने साल का है, तो हम करेंगे 4x प्लस 4, ठीक है, माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 6। आई होप आपको ये इक्वेशन समझ आएगा। अगर आपको ये इक्वेशन समझ गया तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, क्या बोला था आपको कि रोहन जो है वो 6 साल बड़ा है कोमल से, ये हमने लिख लिया। ठीक है, ये प्रेजेंट में। ठीक है, 4 years अगो, 4 साल पहले जो था वो 4 times था अपने बहन के, कोमल के। ठीक है, ही वॉज 4 times एज ओल्ड एज कोमल, मतलब कि वो 4 times था 4 साल पहले। तो हमारा जो रेशो बन जाएगा 4 साल पहले का रोहन और कोमल का बन जाएगा 4:1 का रेशो। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है। हाउ ओल्ड इज ही नाउ, नाउ मतलब कि प्रेजेंट में वो कितने साल का है। ठीक है, तो हम अगर प्रेजेंट में जाने के हमें 4 साल आगे जाना पड़ेगा, और 4 साल आगे जाने के बाद हमें एक जो इक्वेशन है हमारा पास वो है r माइनस के इज इक्वल टू 6। r की वैल्यू कितनी है हमारी, 4x प्लस 4 जो कि हमारी आई, माइनस x प्लस 4 हमारी k की वैल्यू है इज इक्वल टू 6। हमने ये इक्वेशन में r और k की वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, क्योंकि हमें प्रेजेंट निकालना है। तो अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो होगा 4x प्लस 4 माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 6। 4x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, x की वैल्यू आपकी अगर 2 आती है, अगर हम ये वाली जगह पे पुट करते हैं, 4x थी रोहन की एज और k की वैल्यू x थी, 4x मतलब कितनी हो जाएगी, 4 × 2 8, बट ये कब की थी, 4 years अगो की है। तो अगर आपको प्रेजेंट पता करना है तो 8 प्लस कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। तो 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12। तो रोहन की जो प्रेजेंटेज आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 12 years। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आई होप आपको समझ आया। ठीक है, बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 25, इफ प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, प्लस जो रिप्रेजेंट करता है वो मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, इनटू जो है वो डिवीजन को, इनटू स्टैंड्स फॉर डिवीजन, माइनस स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड डिवीजन स्टैंड्स फॉर सब्सट्रैक्शन। व्हाट इज द आंसर फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है, ये इक्वेशन को हमें
जो गिवन कंडीशंस दिए अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। तो माइनस की जगह पे हम क्या प्लेस करेंगे, प्लस को प्लेस करेंगे, 20 + 5। डिवीजन की जगह पे क्या प्लेस करना है, हमें माइनस को प्लेस करना है, -18। इनटू की जगह पे हमें प्लेस करना है डिवीजन को, एंड एडिशन की जगह पे प्लेस करना है इनटू को। ठीक है, ये इक्वेशन हमने चेंज कर लिया आफ्टर जो भी साइंस के लिए हमें चेंजेस करने के लिए बोले थे वो सारे चेंजेस हम लोगों ने कर लिए। तो हमारा इक्वेशन ये बन गया। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, हमें बॉडमास रूल लगाना है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल। ठीक है, तो हमने 3 × 6 किया, देन 18, 20 + 5 माइनस, देन हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। 18 / 6 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 20 + 5 - 3। ठीक है, 20 + 5 कितना हो जाएगा आपका, 25 - 3, आंसर आ जाएगा 22। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। बॉडमास रूल में आपको सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, ठीक है, देन आपका डिवीजन, देन आपका मल्टीप्लिकेशन, देन आप प्लस माइनस में से कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले आपका प्रेफरेंस होगा ब्रैकेट, देन आपका प्रेफरेंस होगा डिवीजन, ठीक है, देन होगा मल्टीप्लिकेशन, देन होगा प्लस माइनस, कुछ भी चलेगा इन दोनों में से। ठीक है, लेकिन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नहीं चलेगा। पहला प्रेफरेंस होगा डिवीजन में, देन होगा आपका मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करते हो तो आपको अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल ही सॉल्व करना होगा, अदरवाइज आपका आंसर जो है वो रॉन्ग भी हो सकता है। Next question, question number 26. Which of the answer figure is exactly mirror image of the given figure when the mirror is held at XY? ठीक है, मतलब कि आपको इसके ऊपर इमेज पता करना है। ठीक है, ये जो इमेज है हमारी, ये नीचे वाली इमेज है। हमें अगर यहाँ पे मिरर रखा गया इस पोर्शन में, तो हमारे यहाँ पे जो मिरर इमेज आएगी वो कैसी आएगी ये हमें पता करना है। ठीक है, अब हम जो भी हमारे ऑप्शंस है उसे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, हमारा ये जो एरो है ये जा रहा है डाउनवर्ड, ठीक है, और ये डायगोनली जा रहा है, और ये राइट हैंड साइड में जा रहा है। क्योंकि हमारा फिगर ऊपर है, क्योंकि हमारा जो मिरर है वो ऊपर है, इसलिए हमारा ये जो डाउनवर्ड एरो है ये राइट हैंड साइड में ही जाएगा, लेकिन ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये डाउनवर्ड में था तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में राइट हैंड साइड में ही जाएगा। ठीक है, जो कि जा रहा है आपका ऑप्शन 3 में और ऑप्शन 4 में। ठीक है, ये समझ आया। आपका मिरर जो है, आपको ये ध्यान में रखना है, आपका जो मिरर है ये हमें ऊपर की फिगर बतानी है। हमें ऐसा नहीं है यहाँ पे कि हमें लेफ़्ट और राइट का नहीं पूछा है, यहाँ पे हमें ऊपर वाली फिगर पूछी है। ठीक है, तो हमारा जो चेंजेस जो होगा वो ये होगा कि हमारा जो डाउनवर्ड एरो राइट में था तो वो राइट में ही आएगा, लेकिन ये डाउनवर्ड में दिया है तो ये अपवर्ड में आया। ठीक है, अपवर्ड में हमारा 2 ऑप्शंस गिवन थे। अब हमारा जो नेक्स्ट अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में 2 जो डॉट्स है वो आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, जो कि आपके हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। ठीक है, तो आपका ऊपर वाली फिगर में भी वो हॉरिजॉन्टली ही प्लेस्ड होंगे। ठीक है, अब ये डाउनवर्ड है तो अपवर्ड कॉर्नर में होंगे। ठीक है, वो अपवर्ड कॉर्नर में होंगे, जो कि आपके ऑप्शन 3 में गिवन है। ऑप्शन 4 में जो है वो वर्टिकली प्लेस्ड हो गए हैं 2 सर्कल्स, जो कि नहीं हो सकते। हमारे जो सर्कल्स हमें गिवन है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो हमारे ऊपर साइड में प्लेस्ड होंगे हॉरिजॉन्टली ही, वो वर्टिकली प्लेस नहीं होंगे। इसलिए हमारा ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ नहीं करना था, यहाँ पे एरो को हमने देखा और हमने यहाँ पे जो 2 डॉट्स थे ना उसको हमने अच्छे से ऑब्जर्व किया, तो हमारा जो आंसर बना वो बना ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। मैथमेटिक्स रिलेटेड टू लॉजिक। मैथमेटिक्स से हमें क्या मिलते हैं, हम लॉजिक फाइंड आउट करते हैं। जब भी हम मैथ्स कुछ सॉल्व करते हैं तो हम लॉजिकली सॉल्व करते हैं, कुछ हमको लॉजिक्स मिलते हैं। तो हम जब साइंस करते हैं, जब भी हम साइंस करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 28। विच वन ऑफ द आंसर फिगर्स शैल कंप्लीट द गिवन क्वेश्चन फिगर। तो हमें ये फिगर गिवन है, इसमें हमारे 3 पार्ट्स हमें दिए हुए हैं। ठीक है, हमें जो हमारा ये 4th पार्ट है उसे पता करना है। तो अब हम सबसे पहले ऑप्शन को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ऑप्शन 1 में और ऑप्शन 3 में जो लाइंस जा रही है वो हमारी अकॉर्डिंग टू फिगर जा रही है, मतलब कि स्लैंटिंग लाइन जा रही है।
ठीक है, इस तरह, ठीक है, जो कि हमारी ऑप्शन 1 में भी जा रही है, ऑप्शन 3 में भी जा रही है, लेकिन ऑप्शन 2 और 4 में वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो वो हमारे ऑप्शन उसी एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा बिटवीन ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3। अब जो ये बीच का बॉक्स है उसमें पहले वाले बॉक्स में जो हमारी डायगोनल लाइन जो जा रही है वो लेफ्ट जा रही है, तो उसके बाजू वाले बॉक्स में क्या हो गई, राइट से डायगोनल लाइन गई। तो उसी तरह ऑप्शन जो तीसरा वाला बॉक्स है उसमें हमारा अगर राइट से गई है तो इसमें कहाँ से जाएगी, लेफ़्ट में जाएगी, जो कि आपकी ऑप्शन 1 में अवेलेबल है, जो कि ये लेफ़्ट से जा रही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन 3 जो हो जाएगा वो इसलिए रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी उसके बाजू में जो लाइन जा रही है डायगोनली वो उसी तरह जा रही है, तो वो सेम हो जाएगा। और यहाँ पे सेम हो रहा है क्या, नहीं, अपोजिट हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 29, शालू वॉक्स 30 मीटर नॉर्थ। सबसे पहले शालू जो है वो 30 मीटर नॉर्थ चली, देन उसने लिया राइट टर्न, शी टर्न्स राइट एंड वॉक 30 मीटर, देन उसे राइट टर्न लिया और वो अगेन 30 मीटर चली, देन शी टर्न राइट एंड वॉक 55 मीटर, उसने फिर से राइट टर्न लिया और अब वो 55 मीटर चली, तो वो 30 मतलब यहाँ तक चली होगी एंड उसके बाद वो उसने 25 और चली। ठीक है, तो ये यहाँ तक का हो गया हमारा 55। देन बोला है देन शी टर्न लेफ्ट, अब लिया उसने लेफ्ट इन एंड वॉक 20 मीटर, ये चली 20 मीटर, देन शी अगेन टर्न लेफ्ट, फिर से एक लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉक 25 मीटर, ये लेफ्ट टर्न लिया और यहाँ पे चली वो 25 मीटर। अब पूछा क्या है कि वो अब यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब पूछा हमें हाउ मेनी मीटर्स अवे एंड इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन। उसकी ओरिजिनल पोजीशन ये थी, यहाँ से वो कितनी दूरी पे है और वो कौन सा डायरेक्शन फेस कर रही है। तो वो फेस कर रही है सबसे पहले ईस्ट डायरेक्शन, और वो कितनी दूरी पे है, 30 प्लस ये हुआ 20, तो कितना हो गया हमारा 50, मतलब कि 50 मीटर ईस्ट इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अभी तक के जो हमने डिस्कस किए वो सब समझ आ रहे होंगे, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी आने वाली एग्जाम एसएससी जेई के लिए भी और यूपीपीसीएल जेई के लिए भी, तो आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द ऑड वन आउट, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, एक्जिमा एंड हाइपरमेट्रोपिया। इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है। ठीक है, ये हमें पता करना है। अब एक्जिमा जो है ना, ये एक स्किन डिसऑर्डर है। ठीक है, इससे बोलते हैं खुजली, मतलब जैसे भी थोड़ा खुजली का इशू होता है, उन्हें जो स्किन रिलेटेड जो डिसऑर्डर होता है उसे कहा जाता है खुजली का एक्जिमा कहा जाता है। और बाकी जो ये हमारे आई रिलेटेड डिसऑर्डर है, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा एंड हाइपरमेट्रोपिया, ये रिलेट करते हैं आइज से। ठीक है, और ये जो एक्जिमा है ये रिलेट करता है हमारे स्किन से, स्किन डिसऑर्डर है ये, वन ऑफ द स्किन डिसऑर्डर। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, एक्जिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, 6 रिलेटेड टू 64 इन द सेम वे 11 रिलेटेड टू व्हाट। तो 11 किससे रिलेट करेगा। अब 6 के आगे आपको 8 का स्क्वायर दिया, मतलब कि +2 किया और उसका स्क्वायर दे दिया, तो 11 के साथ +2 करेंगे तो 13 आएगा, और 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। ऑप्शन में गिवन है, यस करेक्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 169। क्या किया था आपको, आपका जो 6 के बाद 64 गिवन था, और 64 कैसे आएगा आपका, अगर आप 6 में 2 को ऐड करते हो तो 8 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर गिवन है। उसी तरह आप 11 में 2 को ऐड कर दोगे जो कि हो जाएगा 13, और 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग क्लासेस गिवन बिलो, मिनट्स, डेज, मंथ। ठीक है, हमें रिलेशनशिप बतानी है बिटवीन मिनट, डेज एंड मंथ। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा एक प्रकार का समय होता है। तो सबसे पहले आएगा हमारा मिनट, सबसे कम, मतलब मिनट मतलब क्या होता है, इन तीनों में अगर हम ये एक प्रकार जो है, ये तीनों भी जो है ये रिलेट करते हैं हमारे टाइम से। ठीक है, तो मिनट सबसे छोटा हो जाएगा, फिर उसके बाद आपके डेज हो जाएंगे, कुछ मिनट्स अगर आप ऐड होते जाएंगे तो हमारे डेज हो जाएंगे, एंड कुछ डेज जब ऐड हो जाएंगे तो हमारा हो जाएगा मंथ। ठीक है, तो ये एक दूसरे से रिलेट करता है, इसलिए सबसे पहले हमने मिनट को रखा जो कि सबसे कम होते हैं, एंड जब मिनट्स के डेज बन जाते हैं तो फिर हमने डेज को डाला, एंड डेज से मंथ हो जाते हैं इसलिए हमने फिर मंथ रखा है। तो ऐसी जो हमारी फिगर है ये ऑप्शन 1 वाली फिगर है, इससे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1।
क्वेश्चन नंबर 33, द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ इज़ 30 किलोमीटर। ठीक है, ये सपोज दो सिटीज़ है, सिटी ए एंड सिटी बी, इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है ना वो 30 किलोमीटर का है। अ मैन गोज़ 30 किलोमीटर स्पीड पर आवर, मतलब मैन जो है वो 30 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है। मैन जो है वो 30 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है एंड जब वो आता है तब वो 20 किलोमीटर की रफ्तार से आता है। तो पूछा गया हमें कि एवरेज स्पीड क्या होगा। अब हमारा जो डिस्टेंस था, व्हेन द डिस्टेंस इज सेम, व्हेन द डिस्टेंस इज सेम, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये इसका होगा फॉर्मूला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन द डिस्टेंस इज सेम, देन फॉर्मूला क्या होगा हमारा, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मतलब कि वो 30 किलोमीटर गया और 30 ही किलोमीटर आया, हमारा जो डिस्टेंस था वो सेम था, इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, जाते वक्त 30 किया और स्पीड कितनी थी उसकी, 30 ही थी। ठीक है, बट आते वक्त वो 30 किलोमीटर आया लेकिन स्पीड कितनी थी उसकी, 20 थी। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। 30/30 कितना हो जाएगा, पहले का 1 आ जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5/2। 5/2 कोई अगर, तो इसे 2.5 आवर्स लगे, इसे इतना टाइम लगा जाने और आने में, जो टाइमिंग उसे लगा है वो कितना उसे लगा, 2.5 घंटा उसे लगा जाने और आने में। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। गया कितना था 30, आया कितना था 30, मतलब टोटल कितना किलोमीटर ट्रैवल किया 60, और टाइम कितना लगा उसके लिए, 2.5 घंटा लगा, मतलब उसको लगा 24 किलोमीटर पर आवर। अगर हम 60 से 2.5 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 24 किलोमीटर पर आवर। 60 × 2.5 से अगर डिवाइड किया तो 5 12 सा 12 × 2 24। आई होप आपको समझ आया होगा। क्या था, हमें इसका एवरेज स्पीड निकालना है। ठीक है, जब भी डिस्टेंस सेम होता है तो हमारा फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहले हमें टाइम निकालना होगा कि जब भी उसने ट्रैवलिंग किया, तो हम टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे कि वो 30 किलो, पहली बार जब वो गया 30 किलोमीटर 30 की ही स्पीड से गया, 30 किलोमीटर 30 की स्पीड से गया, मतलब कि कितना हो जाएगा, 1 घंटा लग गया उसको। बट जब वो आया तब वो 20 किलोमीटर की स्पीड से आया, मतलब उसे कितना टाइम लगेगा, 1.5 घंटा। 30/20 मतलब उसे लगा 1.5 घंटा। टोटल उसे कितना टाइम लग गया, जाने को 1 घंटा लगा और आने को 1.5 घंटा लगा। टोटल उसको कितना टाइम लग गया, 2.5 घंटा लगा। कितना ट्रैवलिंग किया उसने 2.5 घंटे में, 60 किलोमीटर का ट्रैवलिंग किया उसने 2.5 घंटे में। तो हमें उसकी जो एवरेज स्पीड होंगी वो क्या होंगी, 60 डिवाइडेड बाय 2.5 घंटा। अगर मैं 60 को 2.5 घंटे से डिवाइड करती हूँ तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड होंगी जाने और आने की। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। जब भी डिस्टेंस सेम होता है तो हमें ये फॉर्मूला लगाते हैं, एंड व्हेन द डिस्टेंस इज डिफरेंट तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 2xy अपॉन x + y। ये सारे फॉर्मूलेज होते हैं, हर चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलेज है और जो भी शॉर्ट ट्रिक्स है वो सारी आपकी मैथ्स की मैराथन की सीरीज़, मैथ्स की मैराथन का जो वीडियो है उसमें सारी आपकी शॉर्ट ट्रिक्स, सारे आपकी फॉर्मूलेज कवर अप किए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो आप वो जाके देख सकते हो, तो आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। व्हेन द स्पीड इज़ सेम, व्हेन द स्पीड इज़ डिफरेंट, किस तरह, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कैसे उसे उसके साथ एग्जाम्पल के साथ उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो आप वो जाके देख सकते हो और आपकी कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा क्लियर कर सकते हो। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 34। 5 बॉयज़ आर सिटिंग इन अ रो, A इज़ ऑन द राइट ऑफ B, मतलब B के राइट में A है। ठीक है, E इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ B, E जो है वो B के लेफ्ट में। ठीक है, ये हुआ। देन बट टू द राइट ऑफ C, बट जो होता है वो किसके लिए होता है, आपको मैंने बताया था जो स्टार्टिंग में होता है उसके लिए होता है, मतलब E के लिए होता है। E इज़ टू द राइट ऑफ C, E जो है वो C के राइट में, मतलब कि C इधर आ जाएगा। इफ़ A इज़ ऑन द लेफ्ट टू D, अगर A जो है वो D के लेफ्ट में है तो हु इज सिटिंग इन द मिडल, B इज सिटिंग इन द मिडल। सिंपल, जैसी जैसी कंडीशंस थी उस तरह हमने हमारा जो लीनियर रो है वो बैठाने की कोशिश की, उस लीनियर रो को हमने बैठाने की कोशिश की। तो जैसे जैसे हमने बैठाया तो हमें हमारा आंसर भी इजीली मिल गया। सबसे पहले हमें क्या बोला था कि A इज़ ऑन द राइट ऑफ B, B के राइट में जो है वो A है। E इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ B, लेकिन B के जो लेफ्ट में है E है। बट E इज़ टू द राइट ऑफ C, E जो है वो C के राइट में, C के राइट में E है।
इफ ए इज ऑन द लेफ्ट ऑफ डी, अगर ए जो है वो डी के लेफ्ट में होगा तो कौन मिडल में होगा, तो मिडल में कौन होगा आपका, बी होगा, बी इज इन द मिडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, सिलेक्ट द आंसर फिगर इन विच क्वेश्चन फिगर इज हिडन एम्बेडेड। अब हमें ये जो है हमारा जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू है हिडन एंड एम्बेडेड, मतलब कि ये जो हमारा गिवन फिगर है स्वस्तिक, ये कौन से ऑप्शन में छुपा हुआ है ये हमें पता करना है। ठीक है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एसएससी जीए में देखने मिलते हैं, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने कवर किया। हिडन और एम्बेडेड का मतलब ये बोला है कि ये जो फिगर है हमारी वो आपके कौन से ऑप्शन में छुपी हुई है। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन 1 देखते हैं तो वो फिगर टोटली डिफरेंट है हमारे गिवन फिगर से, तो आंसर एलिमिनेट हो जाता है। देन ऑप्शन 2 अगर देखते हैं तो वो आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो मिरर इमेज बताइए और ये उल्टा इमेज बताया हुआ है जो कि गलत है। हमें एज इट इज़ होना, सेम टू सेम, तो हमारा ऑप्शन 2 भी एलिमिनेट हो जाएगा। देन आपका ऑप्शन 3 अगर देखते हो तो आपको एडिशनल सर्कल बोला है और वो सर्कल के अंदर तो उन्होंने स्वस्तिक तो कंप्लीट बनाया नहीं है, उसे टिल्टेड बनाया हुआ है, तो वो भी आपका गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन 4 को अच्छे से देखते हो तो उन्होंने एक स्क्वायर बनाया है, स्क्वायर के अंदर ऐसी 4 लाइंस बनाई हैं। ठीक है, वो लाइंस के अंदर उन्होंने एक सर्कल बनाया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमारा जो स्वस्तिक है वो तो बन चुका है ना, वो इस तरह है। अगर मैं इसे हाईलाइट करती हूँ तो हमारा ये जो स्वस्तिक है ये तो हमारा बन गया है ना। ठीक है, जो कि हमारा यही फिगर में हमें नज़र आ रहा है। भलाई उन्होंने फिगर जो है हमारी ऐसी है, उसके अंदर एडिशनल सर्कल भी बनाया, उसके ऊपर एडिशनल डिज़ाइन भी बनाई, लेकिन हमारा जो स्वस्तिक है वो उस फिगर में जो है वो छुपा हुआ है, जो कि हम उसे निकाल सकते हैं, मतलब कि हम उसे देख सकते हैं। इससे हमारा आंसर जो आएगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ आएगा। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 36, साथी इज ओल्डर देन रेनू, मतलब साथी जो है वो रेनू से बड़ी है। गीता इज यंगर टू रेनू, गीता जो है वो रेनू से छोटी है। प्रिया इज ओल्डर देन साथी, साथी से बड़ी कौन है, प्रिया है। तो उन्होंने बोला क्या है, हु इज द एल्डेस्ट, एल्डेस्ट कौन है हमारी, प्रिया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, प्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड ऑड वन आउट। ऑप्शन ए वुल, ऑप्शन बी फेदर, ऑप्शन सी हेयर, ऑप्शन डी ग्रास। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ग्रास। क्यों? क्योंकि ग्रास जो है वो बाकी 3 से रिलेट नहीं करता है। वूल, फेदर और हेयर जो होता है वो बर्ड्स और एनिमल्स में होते हैं, लेकिन ग्रास होता है क्या, नहीं होता है, तो ये डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए ये ऑड वन आउट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रास। नेक्स्ट 38, the average age of 30 student is 15 years. If the teacher is also included, then average age increases by 1 year. The age of the teacher is what? देखो, सबसे पहले हमें 30 स्टूडेंट का जो एवरेज एज है वो 15 दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे 30 स्टूडेंट्स की टोटल एज पता चल जाएगी। तो 13 × 15 मेरा कितना हो जाएगा, 450, जो कि मेरे 450 ईयर्स मेरे पूरे 30 स्टूडेंट्स की एज हो जाएगी। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि अगर टीचर की एज को इंक्लूड किया गया, मतलब 1 टीचर ऐड हो गई, तो टोटल कितने हो जाएगी अभी 31। अगर टीचर को ऐड किया गया तो ईयर जो है, एवरेज एज का जो ईयर है वो 1 साल से बढ़ जाएगा, मतलब जो 15 साल था वो 16 साल हो जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा, अभी 31 से 16 को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, हमें जो मल्टीप्लाई करना होगा वो 31 को 16 से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने टीचर को भी इंक्लूड किया है, और टीचर को इंक्लूड करने के बाद जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि जो 15 ईयर्स एज थी स्टूडेंट्स की वो 1 साल से बढ़ गई है, जो कि हो गई है 16। तो अगर हम 31 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 496। ठीक है, तो हमारे स्टूडेंट की जो एज थी वो थी 450, और जब टीचर को इंक्लूड किया तब एज हो गई 496। तो टीचर की एज पूछिए तो कितनी होगी, 496 माइनस अगर 450 करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 46, जो कि आपके होंगे टीचर की एज। आई होप आपको समझ आएगा। ठीक है, हमें पहले स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी और ऐसा बोला था टीचर के लिए, अगर टीचर को ऐड किया गया तो आपकी जो एवरेज एज गिवन है वो 1 साल से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 30 × 15 450 थी, टीचर को ऐड किया तो 31 हुआ, इंटू हो जाएगा 16, तो 31 × 16 क्या तो हो जाएगा 496। 496 में से 450 को माइनस कर देंगे तो जो जिस टीचर को ऐड किया गया उसकी एज हो जाएगी आपकी 46 ईयर्स।
इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 46 ईयर्स। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 39। द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी अंडर वेरियस एक्सपेंसेस हेड्स ड्यूरिंग 13। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा है कि एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन इज व्हाट परसेंट मोर दैन द एक्सपेंडिचर ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन हमें कितना गिवन है, 17.5 गिवन है, ठीक है। और हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो कितना गिवन है, 12.5 गिवन है, ठीक है। हमें क्या बोला है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंडिचर से कितने से ज़्यादा है। तो हम इन दोनों का माइनस करेंगे और जब भी हमको परसेंट मोर पूछा जाएगा तो हमें डिनोमिनेटर में लेस वैल्यू लेनी होती है, और जब भी हमें परसेंट लेस पूछा जाता है तो हम डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू लेते हैं। तो अभी हमें यहाँ क्या पूछा है, परसेंट मोर, तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा छोटा वैल्यू, दैट इज 12.5 इंटू 100। अगर हम 17.5 से 12.5 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 अपॉन 12.5 इंटू 100 तो हो जाएगा 500 अपॉन 12.5। इसी का मतलब हो जाएगा आपका आएगा 40%, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 40%, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बढ़ते आगे, एक और क्वेश्चन है इसी डीआई से रिलेटेड। द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना एक्सपेंडिचर है हमारा, 20, एंड ट्रांसपोर्ट पे कितना है हमारा, 12.5, ठीक है। टू द हमें क्या निकालना है, रेशियो बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट का एडिशन किया हमने अभी, टू द एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। तो टैक्सेस कितने हैं हमारे 10 और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है हमारा 17.5, ठीक है। इन दोनों का एडिशन करेंगे और इन दोनों का एडिशन करेंगे और इनका रेशियो निकालेंगे। तो 20 + 12.5 हो जाएगा हमारा 32.5 और 10 + 17.5 हो जाएगा आपका 27.5, ठीक है। ये पॉइंट आपका निकल जाएगा और इसे अगर हम कट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 13/11, ठीक है। आपको इसको कट करना होगा, 25 से आप कट करो तो आपका आंसर आ जाएगा 13/11। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13:11। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत सिंपल था। आपको सारी वैल्यूज गिवन थी, आपको पहले क्वेश्चन में जो था वो परसेंट मोर निकालना था एंड सेकेंड क्वेश्चन में आपको रेशियो निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41। सम लीव्स आर एप्पल एंड नो एप्पल इज अ एग, ठीक है। सबसे पहला कंक्लूजन है आपका ऑल एप्पल आर लीव्स। सारी एप्पल्स जो है वो लीव्स हो जाएगी, नहीं, गलत है क्योंकि हमें फिगर में नहीं नज़र आ रहा है। देन सेकेंड है हमारा सम एग्स आर लिव्स। सम एग्स आर लिव्स, गलत, नहीं हो सकता क्योंकि बीच में एक नेगेटिव रिलेशन है और हमें बोला है और हमें फिगर में सम एग्स आर लिव्स बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। देन थर्ड ऑप्शन है हमारा सम लीव्स आर नॉट एग्स, मतलब कुछ लीव्स जो है वो एग नहीं हो सकती, यस नहीं हो सकती। ये जो कुछ हमारी ये जो है जो कि एप्पल के अंदर प्रेजेंट है वो लीव्स जो है वो एक नहीं हो सकती, ये करेक्ट है क्योंकि हमें फिगर में उस तरह का नज़र भी आ रहा है कि ये जो पोर्शन है हमारा एप्पल के अंदर, ठीक है, वो एक नहीं हो सकता है, तो वो लीव्स भी नहीं हो पाएंगी क्योंकि वो एप्पल के अंदर में। इसलिए जो हमारा कंक्लूजन है सम लीव्स आर नॉट एग, ये करेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट कंक्लूजन है हमारा ऑल एग्स आर लीव्स, पूरे के पूरे एग्स जो है वो लीव्स है। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये तो हमें फिगर में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। पूरे के पूरे एग कहाँ से लिव बनेंगे, गलत है। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जो कि हमें इजीली हमारे फिगर से हम इसे एनालाइज कर पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हमारा सम लीव्स आर नॉट एग्स जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ सीक्वेंस एज दे वुड अपीयर इन एन इंग्लिश डिक्शनरी। हमें क्या करना है, इन जितने भी वर्ड्स है ये 5 वर्ड्स, इनको डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है। डिक्शनरी ऑर्डर मतलब कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। अब यहाँ पे डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स है क्या, नहीं, सेम अल्फ़ाबेट है ए, ठीक है। तो जब हमारा पहला लेटर सेम होता है तब हम मूव करते हैं सेकेंड लेटर की तरफ। अब हमारा सेकेंड लेटर भी सेम है, दैट इज सी, तो हम थर्ड लेटर की तरफ मूव ऑन करेंगे, थर्ड भी हमारा सेम है, अगेन सी। देन हम फोर्थ की तरफ मूव ऑन करेंगे, फोर्थ है हमारा ई, अगेन वो भी सेम है। फोर्थ सेम है तो फिफ्थ की तरफ जाएंगे, फिफ्थ भी सेम है, फिफ्थ है तो सिक्स्थ की तरफ जाएंगे, सिक्स्थ भी सेम है। इसके बाद चेंजेस आएंगे आपके, ठीक है। तो सिक्स्थ के बाद तो आपका सबसे पहला बन जाएगा एक्सेप्ट,
क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो ख़त्म हो जाता है, तो आपका एक्सेप्ट बैठ गया है। उसके बाद आप 6 के बाद 7th लेटर देखोगे जो कि है आपका ए, जो कि आपका 2 और 3 में प्रेजेंट है। तो अब ए इन दोनों में प्रेजेंट है तो उसके आगे का देखना पड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ पे बी आ रहा है, ऊपर एन आ रहा है, तो बी सबसे पहले आएगा, दैट इज ऑप्शन मतलब 3 आएगा, फिर 1 के बाद 3 आ जाएगा। अब हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे ऑप्शन में हमें पहले 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, पहले 2 ऑप्शन हमारे ऑप्शन ए में नज़र आ रहे हैं, तो हमारा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन इसी तरीके का अगर हमें सेम ऑप्शन मिलता है तो हम आगे भी उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर हमारा सेकंड आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको सॉल्व करके बता ही देती हूँ। अगर कोइंसिडेंटली आपको सेम ऑप्शन मिलता है तो आपको आगे भी सॉल्व करना होगा। आपका पहले 3 आ गया था, अब फिर एन आ सकता है तो आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आएगा आपका 5th वाला, क्योंकि टी के बाद ई आएगा, टी के बाद जो ई है वो बड़ा हो जाएगा, देन टी के बाद आई वाला आ जाएगा, ऑप्शन 4। तो आपका जो सही बन जाएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो बनेगा, आपका डिक्शनरी ऑर्डर जो बनेगा वो बनेगा 1 3 2 5 4, जो कि आपका ऑप्शन ए में ऑलरेडी गिवन है। लेकिन अगर आपके कुछ थोड़ा आधा सॉल्व करने के बाद अगर आपको ऑप्शन में नज़र आ रहा है तो आपको पूरा सॉल्व करने में आपका टाइम स्पेंड नहीं करना है, आपको आंसर मार्क करना है और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सेलेक्ट द वन इन विच क्वेश्चन फिगर इज हिडन एम्बेडेड। ठीक है, हमारे पास ये गिवन फिगर है, ये फिगर हमें हमारे ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में छुपी है ये पता करना है, ठीक है। तो हमारी फिगर कुछ इस तरह है, मतलब हमारा डायमंड शेप बना हुआ है और यहाँ से इस तरह हमारी फिगर है। ये फिगर हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन 1 को देखते हैं। ऑप्शन 1 को हम देखते हैं तो हमें हमारा डायमंड शेप तो नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन ये नीचे से ये जो जाने वाली 2 लाइंस है ये नज़र नहीं आ रही है, जैसे हमारा ऑप्शन 1 जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। देन हम ऑप्शन 2 की तरफ जाते हैं तो हमें डायमंड शेप ही नज़र नहीं आता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा वैसे ही एलिमिनेट हो गया है। देन हम ऑप्शन 3 पे आते हैं तो हमें डायमंड शेप भी नज़र आ रहा है और उससे नीचे जाने वाली ये 2 लाइंस भी नज़र आ रही है, मतलब कि जो हमारी ये फिगर है ये हमें इस फिगर में छुपी हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन जो 4th ऑप्शन है वहाँ पे अगेन हमारा डायमंड शेप नहीं है और हमारी कोई लाइंस नहीं है, तो वो भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। हमारा ऑप्शन 3 में हमें हमारा आंसर मिल चुका है, जो कि है डायमंड शेप एंड उसके नीचे से ये 2 लाइंस जा रही है जो हमें ये फिगर में नज़र आई, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 45। रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 6 people PQRSTU आर सिटिंग अराउंड अ सर्क्यूलर टेबल। एक सर्क्यूलर टेबल है, ठीक है, उसमें PQRSTU ये बैठे हुए हैं। Q इज इमीडिएट राइट ऑफ U। सबसे पहले हम 6 पर्सन की सिटिंग बना लेंगे, ठीक है। क्या बोला है हमें सबसे पहले, Q इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ U। ये हमारा U बैठा है, ये हमारा Q हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो इमीडिएट राइट में। S इज बिटवीन P एंड Q। S जो है वो P और Q के बीच में है, ठीक है, तो S यहाँ पे आ जाएगा और P यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि Q ऑलरेडी प्रेजेंट था। देन क्या बोला हमें, R इज नेक्स्ट टू P। P के बाजू में क्या है, R है, तो ये बचा हुआ यहाँ पे आ जाएगा हमारा। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, आफ्टर सिटिंग डाउन इफ ऑल द पीपल स्टार्ट फेसिंग आउटवर्ड। हमने ये जो फिगर बैठाई थी ये हमने इनवर्ड फिगर बैठाई थी, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि अगर सारे के सारे पीपल अगर बाहर देख रहे होंगे, हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, तो आर के सेकेंड लेफ्ट में कौन होगा, ठीक है। अगर हमने अभी कंसिडर किया ये फिगर में कि सभी लोग आउटवर्ड दिख रहे हैं, तो आर के सेकेंड लेफ्ट में क्या होगा, अगर आर सपोज आउटवर्ड दिख रहा होगा तो आर के सेकेंड लेफ्ट में आएगा आपका यू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यू। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 46। M इज द सन ऑफ P। M जो है वो सन है P का। Q इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ O। Q क्या है, ग्रैंड डॉटर है O की, ठीक है। O इज द हस्बैंड ऑफ P, मतलब O जो है वो हस्बैंड है P का। हाउ M रिलेटेड टू O। M क्या होगा O का, M क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आपको ये फिगर में से नज़र आ रहा होगा कि M जो है वो O का क्या है, सन है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे,
क्वेश्चन नंबर 47, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द गिवन फिगर। ये गिवन फिगर है, हमें इसे हमें कंप्लीट करना है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिट होगा। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं ऑप्शन 1 की तरफ, तो ऑप्शन 1 में हमारा जो ये सर्कल है ये करेक्ट दिया उन्होंने, ये कंप्लीट करने के लिए ये जो हाफ सर्कल दिया हुआ है ये करेक्ट दिया हुआ है। आफ्टर दैट हमें चाहिए था ये स्क्वायर, ठीक है, इस तरह, बट यहाँ पे ये जो है ये लाइन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमारा जो ये ऑप्शन है ऑप्शन 1 ये गलत हो जाएगा। देन बढ़ते हैं ऑप्शन 2 की ओर। ऑप्शन 2 की ओर अगर देखते तो हमारा जो सर्कल है वो उन्होंने कॉर्नर में बताया हुआ है, हमें कॉर्नर में चाहिए क्या, नहीं, हमें सेंटर में चाहिए सर्कल। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन 2 भी गलत हो जाएगा। ठीक है, देन बढ़ते हैं ऑप्शन 3 की ओर। ऑप्शन 3 हमें सेंटर में सर्कल चाहिए था, सेंटर में सर्कल मिला। देन हमारा स्क्वायर चाहिए था, स्क्वायर भी है। देन वो उस हाफ सर्कल के ऊपर से जो एक डायगोनली लाइन जा रही थी जो कि वो स्क्वायर को कट कर रही थी, यस वो भी कट करी है। एंड कॉर्नर में जो है वो एक स्लैंटिंग लाइन बनाई हुई है और इन्होंने भी स्लैंटिंग लाइन बनाई हुई है। तो हमारा जो ये पैटर्न है वो ऑप्शन 3 के फिगर से कंप्लीट हो रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4 तो वैसे ही कुछ डिफरेंट ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन 4 भी एलिमिनेट हो जाता है। तो अगर आप एलिमिनेट करते हो तो भी आपका ऑप्शन 3 ही बचता है, और आप लॉजिकली भी देखते हो तो आपका ऑप्शन 3 ही आंसर आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है आपको इस सर्कल में, ये हमें यहाँ पे पता करना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है 6, नीचे है 19 एंड उसी के साइड में है आपका 58। अब 6 से अगर 19 अगर आप निकालने की कोशिश करते हो तो कैसे आएगा, इंटू 3 + 1। ठीक है, अगर 6 × 3 कितना होता है, 18 होता है, और उसमें अगर 1 ऐड किया तो आपका 19 आ जाता है। उसी तरह अगर अब 19 से 58 की तरफ जाता है तो 19 × 3 + 1 हो रहा है। ठीक है, 19 3 = 57 होता है, +1 किया तो 58 आ रहा है। उसी तरह हम करेंगे 58 × 3 + 1। 58 × 3 कितना हो जाएगा आपका, 174, +1 किया तो आपका आंसर आ जाएगा 175। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। यहाँ पे ये एक मिसिंग नंबर सीरीज जैसी है, हमारी सीरीज़ एक लाइन में होती है, यहाँ पे हमें सर्कुलर फॉर्म में दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारी जो सीरीज़ बन रही थी वो ऐसी बन रही थी × 3 + 1 × 3 + 1, बट ये जो फॉर्म था हमारा ये सर्कुलर फॉर्म था। आई होप आपको समझ आया होगा। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 49, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड फिगर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ये हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें इस क्वेश्चन से एक रिलेटेड फिगर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम फिगर को देखते हैं तो क्या बताया हुआ है कि एक स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर में बनाया हुआ है डायमंड शेप। ठीक है, बट उसी से जो रिलेटेड फिगर है उसमें जो चेंज हुआ है वो हुआ है कि जो डायमंड शेप बना था अंदर में, वो डायमंड शेप अभी बाहर आ गया है और उसके अंदर में बना दिया है आपका स्क्वायर शेप। ठीक है, मतलब कि क्या हो गया है, अपोजिट हो गया है, जो बाहर था वो अंदर चला गया और जो अंदर था वो बाहर चला गया। उसी तरह अगर हम देखते हैं तो हमारा ये जो बनाया हुआ है ये यहाँ पे एक मून शेप बना हुआ है। ठीक है, और मून शेप के अंदर में बनाया हुआ है आपका इस तरीके का शेप। ठीक है, तो अब हमारी जो फिगर होगी, जो अंदर का शेप होगा वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, एरो जो है वो आपका बाहर आ जाएगा एंड उसके अंदर आपका मून शेप आ जाएगा। तो ऐसी फिगर कौन सी है हमारी है ऑप्शन 4। हमारी है ऑप्शन 4। हमारा जो अंदर का फिगर है जिस डायरेक्शन में अंदर में बना है उसी तरह वो बाहर में बनेगा। ठीक है, तो हमारा वो ऑप्शन 4 में ही बन रहा है। हमारा जो एरो आ रहा है वो हमारा लेफ्ट में आना चाहिए और वो ऑप्शन 4 में ही नज़र आ रहा है, और ऑप्शन 1 में भी नज़र आ रहा है। लेकिन ऑप्शन 1 में क्या हो रहा है कि हमारा जो मून शेप है वो ओपन हो रहा है। हमारा मून शेप ओपन है क्या, नहीं, क्लोज्ड है, नीचे के डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें वो ऑप्शन 4 में नज़र आ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, बढ़ते आगे, लास्ट क्वेश्चन होगा हमारी ये आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 50, सिलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ये यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, इनमें से कौन सा ऑड वर्ड है ये हमें पता करना है। ठीक है, अब
134 को अगर हम इसके डिजिट सम करते हैं 1 + 3 + 4 करते हैं तो हमें मिल रहा है 8, ठीक है। देन हम 116 की अगर एडिशन करते हैं तो अगेन हमें मिलता है 8। देन हम 521 की डिजिट सम करते हैं तो अगेन हमें मिलता है 8। हम 226 की डिजिट सम करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 10, जो कि हो जाएगा हमारा ऑड वन आउट। इस क्वेश्चन में क्या था, डिजिट सम का ये क्वेश्चन था। इसमें हमारे जितने भी नंबर्स थे इन सब की हमें क्या करना था, इनके डिजिट्स की एडिशन करनी थी, ठीक है। हमने एडिशन की तो हमें पहले 3 ऑप्शन में हमारी एडिशन 8 मिली, बट हमारा लास्ट ऑप्शन में हमारी जो डिजिट सम हमें मिली 10, इसलिए ये ऑड वन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कोई और लॉजिक नहीं लग सकता था, क्योंकि ना ये स्क्वायर है, ना ये क्यूब है, ना ये किसी का कोई मल्टीपल कॉमनली हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे जो लॉजिक लगाया वो लगाया है डिजिट सम का, ठीक है। इसीलिए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये थे आज के हमारे सारे इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीपीसीएल जेईई और एसएससी जेईई के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा और पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।